बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली तमाम कंसेप्ट्स को जो है वो कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों लेक्चर नंबर 23 के अंदर हमने डिफरेंट कंसेप्ट्स कवर करने हैं, जैसे प्री प्रोसेसर क्या होता है, इंक्लूड डायरेक्टिव क्या होती हैं, डिफाइंड डायरेक्टिव क्या होती हैं एंड अदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, मैक्रोज क्या होती हैं और एक दो एग्जांपल के साथ हम लास्ट पे टिप्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये प्री प्रोसेसर क्या होता है। प्री प्रोसेसर बेसिकली दोस्तों ये होता है कि इससे पहले भी मैंने आपको प्रीवियस जब प्रैक्टिकल करवाया था CS201 के प्रीवियस लेक्चर 22 तक, तो उसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल से ये बताया था कि बहुत अच्छे से ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो डेफिनेशन होती हैं ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन मोस्ट चीज़ होती है प्रैक्टिकल के साथ अपनी डेफिनेशन को कवर करना। ठीक है, तो अभी आपको इंशाल्लाह प्री प्रोसेसर की समझ आ जाएगी अच्छे से। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बता चुका हूँ कि C++ लैंग्वेज के अंदर आपके पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक हम फंक्शन को कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन और दूसरे को हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। दोस्तों जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं ये हम खुद डिफाइन करते हैं, लेकिन जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ये पहले से डिफाइन होते हैं, इनका कोड पहले से लिखा जा चुका है, पहले से किसी साइंटिस्ट ने या फिर किसी इंटरनेशनल प्रोग्रामर्स ने इनका कोड जो है वो लिख के हमें दे दिया हुआ है। ठीक है, अब वो जो बिल्ट इन फंक्शंस का कोड है वो जब भी हमने अपने इस बनाई हुई फाइल के अंदर यूज़ करना होगा तो उसके लिए हमें उस बिल्ट इन फंक्शन को इम्बेड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो वो तमाम का तमाम बिल्ट इन फंक्शन का जो कोड है वो हमारी बैकएंड पे इस डेव C++ की सेटिंग की जिन फाइल्स के अंदर पड़ा हुआ है उन फाइल्स को हम हेडर फाइल्स कहते हैं। इन तमाम बातों का आपको पहले से पता है। ठीक है, तो जब भी हमने कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना हो तो हम उसकी जो बेसिक लाइब्रेरी होती है, जो बेसिक उसकी हेडर फाइल होती है, उसको सबसे पहले यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी C++ में आपने किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करना हो तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो हैश इंक्लूड। याद आया, आप ऐसे लिखते हो ना हैश इंक्लूड, और उसके आगे आप इस देन लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हो। तो जब भी आप कोई भी हेडर फाइल अपनी C++ लैंग्वेज में बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हो, ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये हेडर फाइल्स बेसिकली वो फाइल्स हैं जिनमें हमारे बिल्ट इन फंक्शन का कोड पड़ा होता है। ठीक है जी, अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, हेडर फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनमें हमारे बिल्ट इन फंक्शंस का कोड पड़ा होता है। सो इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं हैश इंक्लूड लेस देन और ग्रेटर देन। दोस्तों बेसिकली इसी को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। ठीक है, कि अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करने से पहले हम जो प्री प्रोसेसर ऐड करते हैं हैश इंक्लूड के नाम से, ये इसको हम कहते हैं जी प्री प्रोसेसर। उम्मीद है आपको प्री प्रोसेसर की समझ आ चुकी हो, आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट कहता है इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड डायरेक्टिव मीन कि वो जो अब आपने ये प्री प्रोसेसर तो लगा दिया, अब इस प्री प्रोसेसर के अंदर ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है, इस लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल के अंदर आप अपनी हेडर फाइल का नाम बताते हो। अब हमारे पास बहुत सी हेडर फाइल होती हैं, तो यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट पे जो हेडर फाइल यूज़ करते हैं जिसका नाम है आयो स्ट्रीम। ठीक है दोस्तों, ये जो आयो स्ट्रीम है ये बेसिकली एक हेडर फाइल है जिसके अंदर ये वो हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारे वो उन बिल्ट इन फंक्शंस का कोड पड़ा हुआ है जो कि एक इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं। यानी जब भी आपने यूज़र से इनपुट लेनी हो या यूज़र को आउटपुट दिखानी हो तो उसके लिए हम जितने भी बिल्ट इन फंक्शन, जितने भी बिल्ट इन कमांड्स, जितने भी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, उन तमाम की तमाम चीज़ों का जो कोड है बिल्ट इन, वो सारे का सारा हमारी जिस हेडर फाइल के अंदर, जिस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है उस फाइल का नाम है आयो स्ट्रीम और इसको हम कहते हैं डायरेक्टिव्स। ठीक है, सो यही यहाँ पे वो कह रहा है इंक्लूड डायरेक्टिव्स कि अपनी इंक्लूड करो वो डायरेक्टिव्स, वो हेडर फाइल्स जिनके अंदर हमारे बिल्ट इन फंक्शन का कोड पड़ा हुआ है। इसी तरह हम एक और हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर लगाएंगे, कौन सा, हैश इंक्लूड लेस देन और ग्रेटर देन। अब इस लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हम अपना इंक्लूड करेंगे डायरेक्टिव। अब जो नेक्स्ट मुझे डायरेक्टिव यानी नेक्स्ट जो हेडर फाइल यूज़ करनी है उसका नाम है कोनियो डॉट एच। ये कोनियो डॉट एच बेसिकली एक ऐसी हेडर फाइल है, एक ऐसी डायरेक्टिव है जिसके अंदर हमारे उन बिल्ट इन फंक्शन का कोड पड़ा हुआ है जो बिल्ट इन फंक्शन हमारी जो कंसोल की इनपुट आउटपुट होती है। अब ये कंसोल क्या है, जब हम दोस्तों अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें आउटपुट दिखाने के लिए वो जो एक ब्लैक कलर की विंडो आती है, पॉपअप होती है ब्लैक कलर की विंडो, उसको हम कहते हैं कंसोल विंडो। उस कंसोल विंडो की इनपुट आउटपुट को मैनेज करने के लिए ये वाली हेडर फाइल जो है वो यूज़ की जाती है कोनियो डॉट एच। ठीक है जी, तो उम्मीद आपको प्री प्रोसेसर की समझ आ गई है और आपको इंक्लूड डायरेक्टिव यानी हेडर फाइल्स की समझ आ गई है।
उसके बाद आपको पता है ना, हम C++ के अंदर एक लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं जिसके अंदर हमारे तमाम के तमाम स्टैंडर्ड पड़े होते हैं, जिसका नाम है यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड। दोस्तों ये एक लाइब्रेरी है, ये हेडर फाइल नहीं है, ये यूजिंग नेम स्पेस std एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारे तमाम के तमाम C++ के क्या पड़े होते हैं, स्टैंडर्ड्स पड़े होते हैं। तो उसके बाद आपको ये भी पता है कि हम सबसे पहले कौन सा फंक्शन बनाते हैं, मेन का फंक्शन इंक्लूड करते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक मेन का फंक्शन बना लिया और इसके अंदर मैं एक बिल्ट इन फंक्शन जिसका नाम है गेट ch, जो कि हमारी कमांड का वेट करता है, हमारी इनपुट का वेट करता है। जैसे हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं देन ये आगे मूव करता है, यानी हमसे कोई ना कोई करेक्टर गेट करने के लिए हम गेट ch का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए आपको पता है ना, हम रिटर्न 0 का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको मैंने क्या सिखाया, प्री प्रोसेसर क्या होती हैं, और उसी के साथ साथ मैंने आपको सिखाया कि इंक्लूड डायरेक्टिव्स यानी हेडर फाइल्स क्या होती हैं। चलिए, ये भी हम निकाल लिए हैं। अब इसने भी यहाँ भी एग्जांपल दी होगी आपको, ये देखें, ये दे रहा है इंक्लूड माई हेडर फाइल डॉट एच। ये कहता है आप ये जो हेडर फाइल का नाम है इसको आप इस तरह सिंगल लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल के अंदर भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको ये लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल की जगह पे आप इन्वर्टेड कोर्स भी लगा सकते हो। जैसे देखो उसने इन्वर्टेड कोर्स यूज़ की हुई हैं, देखो डबल कोटेशन स्टार्ट की हुई हैं और यहाँ पे डबल कोटेशन एंड कर दी हैं। ठीक है, तो ये होती हैं हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है डिफाइंड डायरेक्टिव। ये डिफाइंड डायरेक्टिव क्या होती है दोस्तों, ये डिफाइंड डायरेक्टिव हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई कांस्टेंट वेरिएबल बनाना हो। अब ये कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट कौन सा होता है, कांस्टेंट बेसिकली वो होता है, वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, अब ये बनाते कहाँ पे हैं ये दोस्तों, जब भी आपने कोई कांस्टेंट बनाना हो, कोई कांस्टेंट वेरिएबल बनाना हो, तो उसके लिए ये जहाँ पे आपने अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड किया, इस लाइब्रेरी के फ़ौरन बाद आपने डिफाइंड डायरेक्टिव लगानी है। अब ये आपका टॉपिक का नाम क्या है, डिफाइंड डायरेक्टिव। अब ये डिफाइंड डायरेक्टिव कब यूज़ की जाती है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपने कांस्टेंट बनाना हो, कोई भी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, तो जब आपने कांस्टेंट डिक्लेयर करना हो, कांस्टेंट डिफाइन करना हो अपने इस प्रोग्राम के अंदर, तब आप किसका इस्तेमाल करते हो, अपनी इस डिफाइंड डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हो। अब देखते हैं इस डिफाइंड डायरेक्टिव को हम कहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमेशा इसको जो है अपनी इस लाइब्रेरी यूजिंग नेम्स स्टैंडर्ड के जो है फ़ौरन बाद जो है वो क्रिएट करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इसको बनाते कैसे, इसको बनाने का बड़ा दोस्तों आसान तरीका है। सबसे पहले हम लिखते हैं हैश, उसके बाद लिखते हैं डिफाइन, और उसके बाद हमने जो भी अपने कांस्टेंट वेरिएबल का नाम रखना है, लेट्स से जैसे मैंने अपने कांस्टेंट वेरिएबल का नाम रखना है पाई, तो कांस्टेंट वेरिएबल का नाम दोस्तों रखते हुए आपने रूल्स ऑफ रेगुलेशन का ख्याल रखना है कि कांस्टेंट के नाम के दरमियान जो है इस तरह स्पेस नहीं देनी है आपने। इसके अलावा इसका नाम जो है वो आपने 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करना, आपने किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करना इस तरह। ठीक है, ये इन बातों का आपने ख्याल रखना है। ये तो आपने वेरिएबल्स के अंदर पढ़े थे सारे रूल्स। उसके बाद दोस्तों ये जो कांस्टेंट वेरिएबल आपने क्रिएट किया है, इसको वैल्यू साइन करने के लिए आप सिंगल इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि हम कोई भी अगर वेरिएबल बनाए, लेट्स से ए, उसको वैल्यू देने के लिए हम इक्वल लगा के उसको वैल्यू देते हैं अगर समीकरण। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब भी आपने कांस्टेंट वेरिएबल को वैल्यू देते हो हैश डिफाइंड डायरेक्टिव के साथ, तो दोस्तों उसके आगे वैल्यू देने के लिए उसको इक्वल का साइन लगाते हैं। जो भी इसको आपने पाई, आपका एक कांस्टेंट वेरिएबल का नाम है, अब आपने इसको जो भी वैल्यू देनी है वो आप डायरेक्ट दे सकते हो। जैसे कि पाई की क्या वैल्यू होती है 3.142, वैल्यू देने के बाद सेमी कॉलन भी ऐड नहीं करते, ये भी बात आपने याद रखनी है, सेमी कॉलन के बगैर आपने इसको छोड़ देना। तो ये दोस्तों हैश डिफाइन क्या है, आपकी डिफाइंड डायरेक्टिव है, जो कि हर दफ़ा यूज़ होती है जब भी आपने कोई कांस्टेंट बनाना हो। मान लो अगर आपने एक और कांस्टेंट बनाना तो आप कैसे करोगे, फिर अगेन यही सेम हैश डिफाइन, उसके बाद अपने कांस्टेंट वेरिएबल का नाम लेट्स मैंने लिख दिया जैसे SQ, और उसके बाद उसको जो भी वैल्यू देनी है लेट्स से 5, इस तरह अगर और भी बनाना है तो सेम यही तरीका, हैश डिफाइन आगे अपने कांस्टेंट का नाम, कांस्टेंट वेरिएबल का नाम। तो कांस्टेंट वेरिएबल का नाम जो एक दफ़ा बना देते हैं वो दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। डिफाइन कांस्टेंट वेरिएबल का, हर एक कांस्टेंट वेरिएबल का नाम डिफरेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे लेट्स मैंने बना लिया QT, और उसके बाद उसको जो भी आपने वैल्यू देनी है, मान लें उसको मैंने वैल्यू देनी है 7। तो इस तरह दोस्तों हम जितने मर्जी चाहें तो ये कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन ये जो कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू आपने एक दफ़ा सेट कर देनी है 3.142 या 5 या 7, दोस्तों ये आप नेक्स्ट कभी भी आप चेंज नहीं कर सकोगे, ठीक है, जब तक आप इस प्रोग्राम को चला रहे हो। ओके जी, तो ये दोस्तों डिफाइंड डायरेक्टिव्स जो यूज़ होती हैं कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए। अभी इसको यूज़ कर इसको हम ये जो डिफाइंड डायरेक्टिव है ये हमारे किस काम आएगा, ये दोस्तों जब भी आपने अपने इस मेन फंक्शन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर जाकर अगर आपको ज़रूरत पड़े इस पाई की वैल्यू की, तो आप इजीली अब इसको एक्सेस कर सकते हो। किस तरह से करके दिखाता हूँ। मान लो आपने कह दिया सी आउट, और यहाँ पे हमने कह दिया पाई इक्वल टू, और आगे आपने इस पाई की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए आपको ना हम अपने उस वेरिएबल का नाम बताते हैं या उस कांस्टेंट का नाम बताते हैं। तो मैंने मेरे कांस्टेंट का नाम क्या है पाई, तो मैंने डबल कोटेशन में लिख दिया पाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कंपाइल किया इसको और आपको दिखाएगा पाई इक्वल टू, ये देखो पाई इक्वल टू 3.142, यानी जो आपने पाई की वैल्यू दी थी
वो उसने आपको डिस्प्ले कर दी है। तो इस तरह दोस्तों हम इनको यूज़ करते हैं। आप इनको फार्मूले के साथ भी यूज़ करते हैं। तो जैसे आपने कहा दिया पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, ये तो अभी भी आपको ये सेव वर्ड करके दिखाएगा। तो ये देखो उसने पाई की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो आंसर दिखाया आया वो आपको दिखा दिया। दोस्तों ये जो आपको आउटपुट विंडो नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, इसको हम कहते हैं कंसोल विंडो। ठीक है जी। लेकिन जी आपने हैश डिफाइन डायरेक्टिव भी कर दी हैं। नेक्स्ट कुछ अदर डायरेक्टिव्स भी आती हैं, और वो जो अदर डायरेक्टिव्स हैं दोस्तों वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। ये देखो ये पाई वाला मैंने प्रोग्राम आपको करके दिखा दिया। अब कुछ अदर जो डायरेक्टिव्स आती हैं दोस्तों, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, वो बहुत सी हैं। एक में यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखो हैश इंक्लूड आपने कर दिया है, हैश इंक्लूड आपने कर दिया, और हैश इंक्लूड ये लेस देन इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हो, और लेवल कंडीशन के साथ भी आप डिफाइन कर सकते हो। हैश डिफाइन ये भी मैंने वो करके दिखा दिया। हैश अनडिफाइन मीन अगर आपने किसी चीज़ को डिफाइन ना करना तो आप अनडिफाइन अनडेफ का इस्तेमाल करते हो। इफ़ डेफ का मतलब होता है इफ़ डिफाइन, अगर ये डिफाइन हुआ है तो फिर। इफ़ एंड डेफ का मतलब होता है इफ़ नॉट डिफाइन, अगर ये डिफाइन नहीं हुआ। इफ़ का मतलब होता है इफ़ अगर ऐसा हुआ है, एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ़ एल्स इफ़, ठीक है, एंड इफ़, ठीक है, ये एरर लाइन प्रोग्राम एजर्स। तो ये डिफरेंट तरह की हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ये आपको वो एमसीक्यू से पूछ सकता है कि बताओ हमारी अदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में, आपको कोई भी 4 ऑप्शन देगा, वो बताएगा, पूछ सकता है आपको कि इनमें से बताओ कौन सी आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। तो इनमें से कोई एक एमसीक्यू आपको आ सकता है। यहाँ फर्ज कर वो आपको ये भी कर सकता है कि वो आपको डिफरेंट ऑप्शन देगा 4 और आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है। तो यानी दोनों क्वेश्चन आते हैं ना एमसीक्यूज में कि बताओ इनमें से कौन सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो ठीक होगी उसके ऊपर आपने टिक कर देना। और जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं होगी ये भी आपको पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है। तो इसलिए आपको ये तमाम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के नाम याद होने चाहिए। अब आपने एक चीज़ नोट कर ली है, देखो हर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के शुरू में देखो हैश का सिंबल आ रहा है। तो ये भी एमसीक्यूज वो पूछ सकता है कि बताओ किसी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को स्टार्ट करने से पहले हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। तो आपने कहना हैश का सिंबल। ठीक है जी। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ जो है अदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हैश डिफाइन और पाई 3.142, यानी आपने एक कांस्टेंट बना लिया पाई के नाम से जिसकी वैल्यू आपने 3.142 सेट कर दिया। अभी यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ दोस्तों। अगर मान लो आप चाहते हो कि अगर ये पाई डिक्लेयर हुआ है तो फिर मान लो आपने एक लूप बनाई, और अभी आप ये लूप्स क्या होती हैं ये मैंने आपको प्रीवियस सिखाई हुई हैं सारी। मान लो आपने एक लूप क्रिएट की फॉर, और इसके अंदर लिख दिया इंट आई इक्वल टू 1 और उसके बाद आई लेस देन और इक्वल टू। अगर आपको नहीं ये आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये कवर नहीं की तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आपको ये फॉर लूप की समझ आ जाएगी, ये लूप क्या करती है। ठीक है। उसके बाद आई लेस देन और इक्वल टू जैसे 5 और उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है। और इसके अंदर फॉर लूप के अंदर मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप की बॉडी लगाई और इसके अंदर सिंपली मैंने लिख दिया सी आउट और मैंने लिख दिया हेलो वर्ड और बैक स्लैशन। ठीक है जी। इतना मैंने कर लिया। अभी दोस्तों अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो क्या होगा भला, ये फॉर लूप चलेगी 5 दफ़ा और 5 टाइम जो है ये देखो इसने 5 टाइम चली और हेलो वर्ड 5 टाइम डिस्प्ले कर दिया। अभी दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये फॉर लूप तब चले जब जो है ये पाई जो कांस्टेंट है ऊपर अगर डिफाइन हुआ है तो फिर। ठीक है। तो उसके दोस्तों हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप अदर डायरेक्टिव यूज़ करोगे। कौन सी, इफ़ डायरेक्टिव। तो आपने लिखा इफ़ चेक, आपने लिखा हैश इफ़ डेफ का मतलब ये है कि इफ़ अगर डिफाइन है, इफ़ डेफ का मतलब अगर डिफाइन है क्या, आपने लिखा इफ़ डेफ पाई, यानी आप कह रहे हो अगर पाई जो है वो ऊपर मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है तो फिर ये लूप चले। और अब यहाँ ये आपने ये लॉजिक लगा दिया। अब दोस्तों क्या होगा, जहाँ पे आपने ये इफ़ एंड करनी है वहाँ पे आ जाके हम अदर डायरेक्टिव कौन सी यूज़ करेंगे, एंड इफ़ वाली। तो आप क्या लिखोगे हैश एंड इफ़। तो इससे क्या होगा, आपकी यहाँ से इफ़ डायरेक्टरी डिफाइंड डायरेक्टिव स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जो है वो एंड हो रही है। ठीक है। और ये जो आपने कोड लिखा है इसको थोड़ा आगे कर दो आप इस तरह से, कुछ इस तरह से पता लगे ताकि आपकी ये इफ़ डायरेक्टिव के अंदर ये कोड आ रहा है। अभी दोस्तों इसका क्या मतलब है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। आप कह रहे हो कि अगर जो है ये जो मेरा पी आई वाला कांस्टेंट अगर ये ऊपर डिफाइन है तो फिर ये कोड चले। लेकिन अगर दोस्तों ये जो आपका पाई कांस्टेंट है अगर ये ऊपर डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे तो ये कोड नहीं चलेगा फॉर लूप वाला। अभी देखो आपका पाई कांस्टेंट ऊपर डिफाइन है ना, ये देखो आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। तो दोस्तों अभी ये फॉर लूप चलेगी, करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया और ये देखो ये चल रहा है। लेकिन अगर दोस्तों मान लो कि आपने ऊपर पाई कांस्टेंट डिफाइन नहीं किया हुआ, मान लो आपने इसकी जगह पे क्यूटी कर दिया, क्यूटी डिफाइन किया हुआ है। अभी आप यहाँ पे लिख रहे हो इफ़ डेफ पाई, कि अगर ये जो पाई कांस्टेंट है अगर ये ऊपर डिफाइन नहीं, अगर डिफाइन है तो क्या ऊपर पाई डिफाइन है, नहीं, ऊपर तो क्यूटी है, ऊपर तो पाई नहीं है। तो अभी दोस्तों ये जो कंडीशन है इफ़ वाली ये रॉन्ग हो जाएगी। जब ये रॉन्ग हो जाएगी तो ये फॉर लूप नहीं चलेगी और कंपाइलर डायरेक्ट जो है वो इस एंड इफ़ के पास आ जाएगा।
तो अभी ये फॉर लूप नहीं चलेगी। दिखाता हूँ आपको, देखना बिल्कुल एम्प्टी आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, डिस्प्ले होगा। तो ये देखो ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये जो डिफरेंट हमारे पास अदर डायरेक्टिव हैं हमें हेल्प करती हैं चेक डिफरेंट तरह की लॉजिक्स चेक करने में कि अगर ये चीज़ ऊपर डिफाइन है फिर ये चीज़ चले, अगर अदरवाइज ना चले। इसी तरह दोस्तों एक और अदर डायरेक्टिव यूज़ करके दिखाता हूँ। मान लो आपने लिख दिया हैश इफ़ एन डेफ पाई, और आगे आपने लिख दिया इसको एंड करने के लिए हैश एंड इफ़, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो, आप उसे कह रहे हो कि अभी मैं इसके अंदर मान लो अगर ये पाई डिफाइन नहीं है तो फिर मैं कहा सी आउट, और यहाँ पे उसको एक मैसेज दे दिया कि जैसे सॉरी पाई नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेट्स से मैंने उसे ये मैसेज दे दिया। अभी दोस्तों क्या मतलब है, इसका मतलब ये ऊपर आप चेक कर रहे हो इफ़ डेफ पाई, यानी अगर पाई ऊपर पी आई डिफाइन है तो फिर ये कोड चले। नेक्स्ट आप कह रहे हो इफ़ एन डेफ, इफ़ एन डेफ का मतलब होता है अगर इफ़ नॉट डिफाइन पाई, यानी आप कह रहे हो अगर पाई पी आई ऊपर डिफाइन नहीं है तो फिर जो है इतना कोड चले, फिर ये ऊपर वाला कोड नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला कोड तब चलेगा जब आपकी ये पी आई ऊपर डिक्लेयर आपने की डिफाइन की हुई है। लेकिन अगर आपने ऊपर पाई डिफाइन नहीं की हुई तो फिर ये वाला कोड चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है इफ़ नॉट डिफाइन, कि अगर पाई ऊपर डिफाइन नहीं है तो फिर ये कोड चलेगा। तो मुझे ये बताएं क्या ऊपर यहाँ पे आपने पी आई डिफाइन किया? नहीं, ऊपर तो आपने क्यू टी डिफाइन किया। तो दोस्तों जब ऊपर पी आई डिफाइन ही नहीं है तो ये कोड नहीं चलेगा, बल्कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और ये क्या लिख देगा, ये लिख देगा सॉरी पाई नॉट डिफाइंड। करके दिखाता हूँ, कंपाइल किया और ये देखो वो कह रहा है सॉरी पाई नॉट डिफाइंड, कि आपने पाई जो है वो ऊपर डिफाइन नहीं किया हुआ, सो इसलिए ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट हो गया। तो ये दोस्तों इस तरह हम जो है अदर डायरेक्टिव्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने कोड की लॉजिक्स को आसान करने के लिए, अपने कोड की लॉजिक को सॉल्व करने के लिए। चलिए ये भी आपको समझ आ गई सारी। अभी मैं चलता हूँ और ये इन्होंने भी आपको इस तरह ये एक प्रोग्राम छोटा सा करके दिखाया जैसे मैंने करके दिखाया हुआ है। सो हमने यही जो प्रोग्राम मैंने आपको ईजी सा करके दिखाया यही चाहिए आप पेपर में कर दीजिएगा अपनी अदर डायरेक्टिव्स के हवाले से, अगर वो पूछता है कोई एग्जाम्पल दो। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं मैक्रोज। ये मैक्रोज क्या होते हैं, कहते हैं मैक्रोज आर क्लासीफाइज इनटू कैटेगराइज इनटू टू कैटेगराइज। ये मैक्रोज जो हैं इनको दो क्लासेस में डिफाइन किया गया है। एक को हम कहते हैं दोस्तों फर्स्ट टाइप ऑफ मैक्रोज कैन रिटन यूजिंग डिफाइन हैश डिफाइन, यानी एक जो है वो कौन सी होती है, हैश डिफाइंड डायरेक्टिव मैक्रोज है। और दूसरी कौन सी है, दूसरी दोस्तों वो जो कहता है इन कॉन्टेक्ट द सेकंड टाइप ऑफ मैक्रोज टेक आर्गूमेंट, कहता है दूसरी मैक्रो वो होती है जिसके अंदर हम कोई आर्गूमेंट देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये ना सिंपल आपने लिखा हैश डेफ और आगे अपना कॉन्स्टेंट वेरिएबल आगे उसको वैल्यू दे दी। एक दोस्तों वो होता है जिसमें हम कोई ना कोई आर्गूमेंट दे रहे होते हैं, मतलब कोई ना कोई फंक्शन बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ इस तरह से आपने लिखा हैश करते दोनों को सेम डिक्लेरेशन सेम ही करते हैं दोनों की, मतलब अगर चाहे आपने विदाउट आर्गूमेंट करना हो वो भी हैश डिफाइन के साथ डिक्लेयर होता है, अगर आपने आर्गूमेंट वाला कोई कांस्टेंट बनाना हो तो वो भी हैश डिफाइन के साथ डिक्लेयर होता है। अभी ये आर्गूमेंट वाला कैसे बनाते हैं, उसके लिए आप लिखोगे आर्गूमेंट का नाम, सॉरी अपने फंक्शन अपने कांस्टेंट का नाम और उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगा के अपने जो भी आपने इसको आर्गूमेंट पास करना, मान लो मैंने लिख दिया आर्गूमेंट एक्स बना दो। और दोस्तों उसके बाद स्क्वायर देने का जो भी फार्मूला है वो फार्मूला आप कहाँ दोगे, वो फार्मूला यहाँ पे आप इसके आगे लिखोगे इस तरह से राउंड ब्रैकेट के अंदर। तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि आप ये जो आपने वैल्यू ली है एक्स इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आए और मल्टीप्लाई कर दिया इसको इट सेल्फ इसके अपने साथ कुछ इस तरह से, यानी हमने कहा एक्स को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, एक्स के साथ। सो ये आपका फार्मूला है और ये आपकी कांस्टेंट आर्गूमेंट का नाम है, कांस्टेंट विद आर्गूमेंट का नाम है। सो ये आपका विदाउट आर्गूमेंट कांस्टेंट है और ये विद आर्गूमेंट कांस्टेंट है। सो ये दो होते हैं। ये पहला आपका जो है ये भी आपका मैक्रो है विदाउट आर्गूमेंट वाला, ये आपका दूसरा मैक्रो है जिसको हम कहते हैं विद आर्गूमेंट। सो यहाँ पे यही मतलब है इसका। तो ये आपको मैक्रो में बस आपने ये याद कर लेना है कि इसकी दो क्लासिफिकेशन होती हैं, एक होती है विदाउट आर्गूमेंट जिसको हम हैश डिफाइन से डिक्लेयर करते हैं, और दूसरा कौन सा होता है विद आर्गूमेंट इसको भी हम जो है वो हैश डिफाइन से डिक्लेयर करते हैं। और अगर वो कहता है मुझे कोई एग्जांपल दो तो आपने यही एग्जांपल दे देनी है। ये एग्जांपल है फर्स्ट मैक्रो की जो कि विदाउट आर्गूमेंट वाला है, और ये एग्जांपल है सेकंड आर्गूमेंट की जो कि है विद आर्गूमेंट के साथ, ठीक है जी। चलिए इसका आपने इतना कर लेना। उसके बाद इसने एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाया हुआ है आपको, वो प्रोग्राम कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से कि आपने यहाँ से ये रिमूव किया और यहाँ पे आपने इसको अब यूज़ कैसे करना है उसका मैं करके दिखाता हूँ आपको सिंपल सा प्रोग्राम के साथ कि ये जो विद आर्गूमेंट होता है इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने लिखा स्क्वेयर इक्वल टू और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस स्क्वेयर पाई कांस्टेंट आर्गूमेंट को कॉल करना है, उसका क्या नाम है स्क्वेयर। अगर हम ब्रैकेट लगाई उसको ये जो आपने ये फार्मूला ये नहीं पास कर दिया, ये यहाँ नहीं लिखते हैं, जब कॉल करते हैं ना यहाँ पे अपने
विद आर्गूमेंट कॉन्स्टेंट को, तो जस्ट उसका नाम और आगे ये जो पहली राउंड ब्रैकेट आपने उसके अंदर जो भी वैल्यू दी हुई है हम पास करते हैं। तो माने हमने एक ही वैल्यू पास करनी है ना, एक ही वैल्यू अपनी दी हुई है तो एक ही वैल्यू आप देंगे, कोई भी वैल्यू दे सकते हो आप। मान लो मैंने कह दिया 5, तो आप कह रहे हो 5 का स्क्वायर लेके दिखाओ, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली इस फार्मूले को सॉल्व करेगा, जो भी आंसर आएगा वो इसको दे देगा और ये देन हमें यहाँ से आंसर जो है रिटर्न कर देगा यहाँ पे। तो कंपाइल करता हूँ, तो ये देखो उसने हमें स्क्वायर का आंसर कहता है स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी 5 का अगर 5 का स्क्वायर लें तो वो 25 आता है। ठीक है जी। सो इस तरह हम जो है विद आर्गूमेंट वाले को कॉल करते हैं। उम्मीद है आपको विद प्रैक्टिकल हर चीज़ की डिटेल समझ आ गई होगी, यहाँ तक आपका मैक्रो मोक्रो हर चीज़ कवर हो गई है। तो ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दी है, तो ये वो मेरी वाली आप एग्जांपल कर लें। और लास्ट पे आपके पास टिप्स हैं। टिप्स क्या हैं जी, वो क्या कहती हैं, पहला कहता है ऑल द प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव स्टार्ट विद द हैश साइन, यानी वो कह रहा है जब भी आपने कोई डायरेक्टिव बनानी होगी तो आप क्या करोगे, आप उस डायरेक्टिव के शुरू पे जो है वो हैश का सिंबल जो है वो यूज़ करोगे। अ सिंबल कैन नॉट रीडिफाइंड विदाउट अनडिफाइनिंग इट फर्स्ट, कहता है जब तक, कहता है पहले से अनडिफाइन किए बगैर आप जो है रीडिफाइन नहीं कर सकते अपने सिंबल को। मतलब आप ये जो सिंबल आप यूज़ कर रहे हो, जब तक आपने इसको पहले से डिफाइन नहीं किया होगा आप अगेन इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद द कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स हेल्प इन डिबगिंग द प्रोग्राम, कहता है जितनी भी हमारी कंडीशनल कंपाइलेशन होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था हैश इफ़, इससे पहले मैंने आपको करके दिखाया था यार इस तरह ये वाला, ये जो आप कर रहे हो हैश इफ़ डिफाइन, और ये आपकी कंडीशनल जो है कंप्लीशन है। कहता है इन कंडीशनल कंप्लीशन को हम यूज़ तब करते हैं जब हमने डिबगिंग का यूज़ करना हो। ठीक है। उसके बाद कहता है डू नॉट डिक्लेयर वेरिएबल नेम स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर, कहता है कभी भी कोशिश करो अपने वेरिएबल के नेम को कभी भी अंडरस्कोर से स्टार्ट ना करो। कुछ इस तरह से देखो, जैसे आपने लिख दिया अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है। कहता है कोशिश करो कभी भी अपने वेरिएबल के नेम को इस तरह अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट मत करो। लास्ट पे कहता है ऑलवेज यूज़ पैरेंथेसिस वाइल डिफाइनिंग मैक्रोज दैट टेक्स आर्गूमेंट, कहता है जब भी आप ये ऐसी मैक्रो बनाओ जिनके अंदर आप आर्गूमेंट ले रहे हो, तो कहता है इन आर्गूमेंट वाले मैक्रोज को कहता है हमेशा पैरेंथेसिस के साथ डिक्लेयर करो। ये जैसे हमने पैरेंथेसिस देखें लगाई हुई हैं, कहता है हमेशा इनको पैरेंथेसिस के साथ यूज़ किया करो। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। लें जी, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।